एक ही टाइम पे टर्म टेस्ट हमारा होगा, ठीक हो गया, ताकि हम प्रॉपर्ली जो है वो टॉपर्स इवैल्यूएट कर सके। ओके गुड। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, नाम हमने रखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले हमें उसने बताई कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट के आगे दो टाइप्स, पब्लिक सेक्टर और नॉन गवर्नमेंटल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आगे हमने 3 टाइप्स पढ़ी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी। उसने कहा नहीं, एक क्लब या सोसाइटी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लब या सोसाइटी से ही एक चीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी निकल आई जो प्रॉफिट मेकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों हो सकती है। फिर उसके बाद एक टॉपिक हमें मिला स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एक्सटर्नल, कनेक्टेड मेन, और क्या चाहते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर, क्या चाहते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, कैसे हमने मैनेज करना है स्टेक होल्डर को, कैसे मैनेज करना है थ्रू मेंडलो मैट्रिक्स इंटरेस्ट पावर को देखते हुए 4 ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर, दोज हैविंग हाई पावर हाई इंटरेस्ट, क्या करना है की प्लेयर्स को, हाईली सेटिस्फाइड हाईली इन्फॉर्म्ड, दोज हैविंग लो इंटरेस्ट लो पावर, मिनिमल एफर्ट्स को क्या करना है, लीस्ट सेटिस्फाइड एंड लीस्ट इन्फॉर्म्ड, एंड दोज हैविंग हाई पावर लो इंटरेस्ट कीप सेटिस्फाइड, क्या करना है, keep them satisfied so that they will not exercise their authority, और high interest low power keep informed, इनको क्या करना है, informed them about what decision you have made and why you have made that decision, especially when you have taken decision against them। स्टेक होल्डर का बेस्ट देखते हुए कंफ्लिक्ट भी राइज हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जा सकता है कैसे कैसे कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, अप्लाइंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेक होल्डर को पावर मिलती है किसी सोर्स से, इसमें कुछ 4 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर है, 3 इंटरनल सोर्स ऑफ पावर है। 3 इंटरनल सोर्स ऑफ पावर क्या थे, पोजीशन पावर, करिश्मा और इन्फ्लुएंस पावर, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। 4 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर, पब्लिसिटी, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, बाइंग पावर एंड लीगल राइट्स पावर। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसको कल हमने डिफाइन किया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या था मिस? मिस क्या था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? सर क्या था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? इन सिंपल वर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? हायरार्किकल अरेंजमेंट of activities, role, responsibilities and authority levels within the organization। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बीच कुछ पर्पसेस थे, वो क्या थे जी? पर्पसेस क्या थे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पर्पसेस क्या थे? क्लस्टर, सर क्या पर्पसेस थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जी? उसके बाद सर था कैलकुलेट एंड डिप्लॉय प्रोसेस, उसके बाद उसके बाद था मेंटेन स्टाफ पार्टनर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की पूछ लिया मैं।
Importance of organization structure. Choosing the right management structure ensures that organizations continue growth Good. and efficient work Good. और profit Profitability will be higher. Okay, अगर चूज नहीं किया तो inefficient work और उसके बाद profitability low और कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होती और कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होगी इसमें कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा फिर ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी, विल क्लोज डाउन ऑपरेशंस। सर कितनी टाइप्स थी स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइप्स कितनी है? अभी अंदर की बातें नहीं मैं पूछ रहा, मैं सिर्फ टाइप की पूछ रहा है कितनी टोटल। सर कितनी टाइप्स हैं स्ट्रक्चर की? दो कौन कौन सी? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल को डिस्क्राइब करें। लीडर लीड करता है फॉर्मल में, इनफॉर्मल में क्या होता है? मिस कितनी टाइप्स हैं स्ट्रक्चर की? 3। एंटरप्रेन्योर, फंक्शनल, डिविजनल। 4 नहीं हो सकती, कल आई थी क्लास में, फिर आपके लिए 3 ही थी क्योंकि चौथी हमने कल पढ़ी थी। मिस क्या थी वो 4 टाइप्स? डिविजनल और फंक्शनल और मैट्रिक्स। डिविजनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, फीचर्स क्या थे इसके? When the organization expands its business, it expands the controls are Delegated from head office to the divisional manager. divisional managers, and it might be Strategic business unit strategic business unit of the or entity. Head office retain overall control, but different functions like IT and R&D are controlled by the head office. Or each function. Each division has its own functional system having its own management. 4 टाइप्स ऑफ डिविजन्स क्या थी? 4 types of डिविजन्स sir, on the basis of areas like Lahore and Karachi, on the basis of products like rail and buses, on Good. the basis of customers like industrial and consumer, and processes like on the basis of processes like refining, extraction and saving. एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर व्हाट काइंड ऑफ कंपनी? सर समझ नहीं क्वेश्चन कौन सी कंपनी की हो सकती है? रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन, ऑयल कंपनी की हो सकती है। मिस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या था? Matrix structure to involve multiple employment in the matrix structure. It defines the command structure of different managers and define the association authority of. सर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स में कोई नया काम होता है और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में फिर क्या होता है? कल तो नहीं गया होता ना दोस्त के पास? हाँ, दोस्त आ गया था कल? सर क्या डिफरेंस है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में? डिफरेंस क्या? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, अंग्रेजी ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मतलब रिकॉर्डिंग में बात इतनी रिकॉर्ड हुई थी, आगे भी सुना ही नहीं था। वो क्या हुआ था बीच में? फिर लेक्चर आ गया था। ओहो हो सर, क्या डिफरेंस है दोनों में? come to an end when project come to an end, and matrix structure is permanent, मीन प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया तो लोग उसमें काम करते रहेंगे। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करना है? प्रोजेक्ट मैनेजर आर अपॉइंटेड टू, नहीं सर, कैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करना है इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर?
कैसे एड्रेस करना है सर प्रॉब्लम्स को? प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट को पहले प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द प्रोजेक्ट। हाँ, गुड दे ऑर्गेनाइज द वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। गुड। और आगे फंक्शनल मैनेजर्स आर अपॉइंटेड functional managers like IT departments and United departments and sales and marketing are appointed. With the responsibility? They retain the powers given to them. ओके और क्या करना है फिर? प्रॉब्लम कैसे, मसला कैसे रिजॉल्व होगा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का? थ्रू कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू मैनेजर्स। और क्या फोकस करना है? क्या फोकस करना है सर? कैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करना है? फंक्शन एंड एजर में सर कहाँ से आ रहा है? हाँ, बैठे शीट रखें सर। कैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करना है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की? प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंटेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट while the function manager are appointed with the such as engineering and for the decision making authority. ओके, तीसरा पॉइंट emphasis on getting the job done rather than each manager defending his or her own position. So हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर ली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबल है रूटीन फंक्शन टूवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट as well as he is responsible for the to project B manager for quality of project B. So he is performing dual function. So this is a matrix structure. नीचे दो एग्जांपल उसने और दे दी कि अगर एक डिविजनल मैनेजर जिसका काम क्या है डिवीजन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना हेड ऑफिस को, ये उसका क्या है रूटीन काम। अगर वो साथ हेड ऑफिस में कोई फंक्शन लाइक R&D IT को भी देख रहा है तो क्या कर रहा है? डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या बन गया? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल उसने दे दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी जिसका काम क्या है अपने डिपार्टमेंट की फैकल्टी को, अपने डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन सिस्टम को मैनेज करना, लेकिन साथ अगर वो एज ए लेक्चरर क्लासेस में आके लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है, एज ए टीचर भी काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी क्या बन गया? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये नीचे वाली दो एग्जांपल रीड करके देखें, बात समझ आती है कि डिविजनल मैनेजर जिसका मेन काम क्या है डिविजनल से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाना, परफॉर्मेंस को जो है वो चेक करना, और साथ अगर वो एज ए फंक्शनल मैनेजर भी हेड ऑफिस में काम कर रहा है, मीन हेड ऑफिस का कोई फंक्शन भी चला रहा है, तो ये क्या बन गया? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसका मेन काम क्या है अपने डिपार्टमेंट की फैकल्टी को मैनेज करना, उसके एग्जामिनेशन सिस्टम को देखना, स्टूडेंट्स क्यूरीज को रिजॉल्व करना, लेकिन वो साथ एज ए अगर लेक्चरर भी काम कर रहा है तो फिर क्या कर रहा है? डुअल फंक्शन मीन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सर प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, सर वो रिसोर्सेज को भी मेनली उसने प्रोजेक्ट टीम को देखना है कि प्रॉपर्ली काम कर रही है नहीं कर रही, तो इसलिए आपने प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट कर दिया, रूटीन फंक्शन डिस्टर्ब ना हो उसके लिए आपने रूटीन फंक्शनल मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए। लेकिन चलेगा कैसे ये सिस्टम? अच्छा, जब आपस में कम्युनिकेशन होगी और दोनों का काम क्या है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा ये देखना, रादर दैन नहीं भाई तू मेरे अंडर है तो मेरे नीचे ही काम कर, नहीं तेरे नीचे उसने काम कर लिया लेकिन दूसरा काम नहीं हुआ तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ। जो मेन मसला था मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉय क्या हो जाते हैं? प्रेशराइज हो जाते हैं फ्रॉम बोथ मैनेजर्स। इसलिए प्रॉब्लम एड्रेस कैसे करनी है? ये 3 पॉइंट के थ्रू। सो क्या लर्न कर लिया हमने? डेफिनेशन, प्रॉब्लम्स इसमें कैसे एड्रेस करनी है, डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, चार्ट के थ्रू एग्जांपल एक्सप्लेन की जा सकती है, नहीं कोई 2 एग्जांपल दें तो भी दी जा सकती है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के फ़ायदे भी हैं कुछ,
फायदे क्या हैं? कहीं पर नहीं लिखे हुए फायदे क्या हैं? किससे एफिशिएंसी अचीव होगी, इससे कॉस्ट सेविंग भी होगी, इससे एम्प्लॉयज की स्किल्स डेवलप होंगी। क्यों? रूटीन के साथ वो कुछ नया भी सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? एम्प्लॉय प्रेशराइज हो सकते हैं फ्रॉम बोथ मैनेजर्स, जिससे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, स्टाफ टर्नओवर स्टार्ट हो सकता है, डेडलाइन मीट नहीं होगी, मीन प्रोजेक्ट फेल हो सकता है अगर रूटीन फंक्शन को ज़्यादा फोकस करेंगे, रूटीन एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो सकती हैं अगर प्रोजेक्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या ख्याल है? लेकिन ये मसले रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं। ठीक हो गया? आगे गए नेक्स्ट पेज पे तो हमें एक टॉपिक मिला स्पैन ऑफ कंट्रोल। कहीं पे हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है शायद चैप्टर 1 में। मतलब क्या था इसका? स्पैन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन सुपीरियर। एक सुपीरियर के नीचे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो काम कर रहे हैं, ये क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। मीन हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन सुपीरियर इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर ज्यादा लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा? वाइड। और अगर कम लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा? नैरो। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन सुपीरियर। If there are many subordinates, then span of control will be wide. If there are few subordinates, span of control will be narrow. अब कहते हैं यहाँ से span of control के अकॉर्डिंगली हमारे पास कोई 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर निकल आए, एक टॉल नैरो और एक फ्लैट वाइड। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन सुपीरियर, जिसकी 2 टाइप्स हैं, नैरो या फिर वाइड। और स्पैन ऑफ कंट्रोल की 2 टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या निकला है? 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टॉल नैरो एंड फ्लैट वाइड। टॉल नैरो स्ट्रक्चर क्या है कि सपोज ये एक लीडर है, उसके नीचे डायरेक्टर हैं, नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, नीचे मैनेजर्स हैं, नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, फिर सुपरवाइजर्स और एम्प्लॉयज हैं। ये क्या है? टॉल नैरो स्ट्रक्चर। ये चार्ट बनाया जा सकता है टॉल नैरो का। फ्लैट वाइड क्या है? ये एक लीडर है, उसके नीचे क्या है? मैनेजर्स हैं, और उसके नीचे सपोज सुपरवाइजर्स हैं, और फिर नीचे एम्प्लॉयज हैं। टॉल नैरो की बात करें तो क्या है इसमें? मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या ख्याल है? मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है। स्ट्रक्चर क्या है? टॉल है। और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? नैरो है। फ्लैट वाइड में क्या है? फ्यू लेयर्स। स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैट है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? वाइड है। अच्छा कौन सा है दोनों में से? आजकल के दौर में कॉम्प्लेक्स डायनामिक आईटी का दौर है, जहाँ पे आए दिन चेंजेस आती हैं, तो कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग क्या करनी है? क्विक करनी है। तो उसके लिए आपको टॉल नैरो नहीं, कहाँ पे आना पड़ेगा? फ्लैट वाइड से। क्यों? इसमें कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। यहाँ पे मसला आ रहा है तो पहले बात यहाँ पे कम्युनिकेट हुई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर डिसीजन लिया गया करना क्या है। अब वो डिसीजन भी उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा, इधर आके पता चलेगा अच्छा ये करना है। उतनी देर में मसले ने वैसे ही हो सकता है डुबो के रख दिया आपको, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। नई इनोवेशन अडॉप्ट करनी है, इनको पता चली, इन्होंने इनको मनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप नीचे कम्युनिकेशन की, इन्होंने विलिंगनेस शो की, फिर स्टेप बाय स्टेप बात ऊपर गई, तो उतनी देर में हो सकता है इनोवेशन के ऊपर कंपैटर वैसे ही मार्केट सारी कैप्चर कर चुका है। तो आपको डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन क्या करनी है? क्विक करनी है। और क्विक करने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्लैट वाइड चाहिए। अब कहते हैं टॉल नैरो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सब कुछ बड़ा फॉर्मल वे में चलता है, मीन फॉर्मेलिटी है रिलेशनशिप में। हर बंदे का सेपरेट रोल है और टास्क स्पेशलाइजेशन है, मीन हर लेवल पे एक बंदा है जो अपना ही टास्क परफॉर्म करेगा। ये इसका काम नहीं करेगा, क्यों? मेरा लेवल नहीं है। ये इसका काम नहीं करेगा, क्यों? मेरा लेवल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? टास्क स्पेशलाइजेशन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी। ये बंदा नहीं है,
ये इसका काम करेगा, ये इसका काम करेगा, क्यों? लेवल हमारा क्या है? सेम है। मीन टास्क फ्लेक्सिबिलिटी है, टास्क स्पेशलाइजेशन नहीं है, फॉर्मेलिटीज नहीं। रिलेशनशिप में क्या है? इनफॉर्मेलिटी। इसमें कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, इसमें कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग क्या होगी? क्विक फास्ट होगी। हम पढ़ते हैं क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल, और इसके अकॉर्डिंगली दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। वैसे कुछ 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं जो हमने पढ़ लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या हैं वो देखने जा रहे हैं ऑन पेज 60। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स a superior can effectively manage, या how many subordinates working under one superior. The higher the ratio of subordinates to superior, the wider the span of control. Mean जितने subordinates ज़्यादा होंगे उतना ही span of control wide होगा. And span of control depends upon manager's capability, physical and mental limitation, कि कितने बंदों को कंट्रोल कर सकते हैं. Nature of manager's workload, मीन कितना उसके ऊपर वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा है तो नीचे सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा रखेगा, कम वर्कलोड है तो 1-2 सबऑर्डिनेट्स के थ्रू भी काम चल सकता है. नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन, हाउ रूटीन इट इज़, मीन काम नया करना है तो ज़्यादा लोग चाहिए, नहीं रूटीन का काम करना है थोड़ा थोड़ा डेली करके तो कम लोगों के थ्रू भी काम चल जाएगा. ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, एक ही जगह पे बैठे हैं तो 1-2 भी चल जाएंगे, नहीं डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं तो फिर हर सिटी में आपको सेपरेट सबऑर्डिनेट रखना पड़ेगा तो फिर वाइड होगा. एंड लेवल ऑफ कोहेसिवनेस विद इन द टीम, कि टीम मेंबर्स के आपस में बनती कितनी है. कोहेसिवनेस बोलते हैं बॉन्डिंग को, कि आपस में इनकी बॉन्डिंग कितनी है. बॉन्डिंग ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर बनती नहीं है लोगों के आपस में तो फिर आप मसले ना पड़े, इसलिए कम लोग ही अपने नीचे रखोगे. क्यों? कम होंगे तो आपस में बन जाएगी, ज़्यादा होगी तो फिर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी. और इसके अकॉर्डिंगली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं, टॉल नैरो एंड फ्लैट वाइड. टॉल नैरो का मतलब क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू मैनेजर्स, मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द टॉप डाउन टू सुपरवाइजर लेवल. स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नैरो एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर इज टॉल. क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मैनी लेयर्स, स्ट्रक्चर की शेप क्या है? टॉल है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? नैरो है. फ्लैट वाइड क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू मैनेजर, स्मॉल नहीं लार्ज नंबर. फ्यूअर लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टॉप डाउन टू सुपीरियर लेवल, मीन लेयर्स भी क्या है, और स्ट्रक्चर की शेप क्या है? फ्लैट है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? वाइड है, मीन फैला हुआ है. तो टॉल नैरो को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फ्लैट वाइड को नहीं. डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल किस चीज़ पे, कुछ फैक्टर्स पे. वो फैक्टर्स भी बता सकते हैं. क्या है 5 फैक्टर्स? मैनेजर्स कैपेबिलिटी, नेचर्स ऑफ वर्कलोड, नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन, ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन एंड लेवल ऑफ कोहेसिवनेस. टॉल नैरो के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं? फॉर्मेलिटी इन रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, मीन बड़ा फॉर्मल वे में चलेंगे. क्यों? डिफरेंट जब लेवल होते हैं तो लोग फॉर्मल होके चलते हैं. अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड प्रोसीजरल एम्फेसिस ऑन फॉर्मल रोल, जॉब टाइटल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, मीन हर बंदे का सेपरेट रोल है और डिफाइन है, उसने सिर्फ वही रोल परफॉर्म करना है. क्यों? लेवल डिफरेंट है तो हर बंदे का रोल भी डिफरेंट है. फॉर्मल मीन ब्यूरोक्रेसी है. क्लोज सुपरविजन, मॉनिटरिंग वर्क एंड गिविंग सबऑर्डिनेट्स डायरेक्शन, मीन एक के नीचे जब कम लोग होंगे तो उनको क्लोजली मॉनिटर सुपरवाइज भी करेगा, और जो ऊपर से डायरेक्शन आएंगी नीचे लोगों को वही फॉलो करना है. एंड टास्क स्पेशलाइजेशन विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स स्पेशलाइजिंग इन अ वेरी नैरो एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन. हर बंदा अपने अपने टास्क में स्पेशलाइज्ड है और उसने वही एक नैरो टास्क परफॉर्म करना है, दूसरे के काम में फोकस नहीं करना. क्यों? उसका लेवल डिफरेंट है. लेकिन मसला क्या है? स्लो वर्टिकल कम्युनिकेशन. बिकॉज ऑफ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हैंस सच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्लो टू रिएक्ट टू चेंजेस. तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहली क्या है? फॉर्मेलिटी इन द रिलेशनशिप. दूसरा, फॉर्मल जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन. तीसरा, क्लोज सुपरविजन, डायरेक्शन फ्रॉम सुपीरियर. टास्क स्पेशलाइजेशन, फोकसिंग ऑन नैरो एस्पेक्ट ऑफ जॉब. स्लो वर्टिकल कम्युनिकेशन.
नहीं, फ्लैट वाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ग्रेटर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स, एज टू मैनी ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू क्लोजली सुपरवाइज। इन डेलीगेशन ज़्यादा है, मिडल मैनेजमेंट की भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोअर मैनेजमेंट को दे दी, मिडल मैनेजमेंट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ग्रेटर इजैलिटेरियनिज्म, इजैलिटेरियनिज्म बोलते हैं इक्वालिटी प्रिंसिपल्स को, मीन सबको एक ही लेवल पे आपने रख दिया तो क्या कर रहे हो? सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, मीन डिफरेंट लेवल नहीं है लोगों के, आपने सबका एक ही लेवल बना दिया तो क्या बन गया? इक्वालिटी प्रिंसिपल्स। ग्रेटर इजैलिटेरियनिज्म i.e. इक्वालिटी, bosses and subordinates will respect each other of their skills and experience, मीन एक दूसरे को इधर रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस। जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, जबकि इसमें अकॉर्डिंग टू नॉलेज, एक्सपीरियंस रिस्पेक्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू लेवल जो है वो रिस्पेक्ट है। बेशक क्वालिफिकेशन में वो आपसे कम है, लेकिन चूंकि उसका लेवल आपसे हायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे जी करना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगी। बेशक अंदर से आप विलिंग नहीं हो कि इसका वो लेवल नहीं है जो मेरा है, लेकिन चूंकि रैंक अप है तो इसलिए आपको उसे जी करना पड़ेगा। सो ग्रेटर इजैलिटेरियनिज्म i.e. फॉर बॉसेस एंड सबऑर्डिनेट्स वी रिस्पेक्ट ईच अदर ऑफ देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। और टास्क स्पेशलाइजेशन नहीं क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, where individuals are willing to switch from doing one type of task to another. As the demand of the work change, less emphasis on roles and job description. मीन एक बंदा एब्सेंट है और आपका काम कंप्लीट हो गया है तो डिमांड है उसका काम करना, तो लोग क्या करेंगे? स्विच करेंगे फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। क्यों? टास्क स्पेशलाइजेशन इसके अंदर नहीं है। एंड टीम वर्क एंड कॉपरेशन, क्यों? सबका लेवल सेम है तो टीम वर्क कॉपरेशन भी मिलेगी। और साथ रैपिड वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जो मसला है किसमें? टॉल नैरो में। तो टॉल नैरो स्ट्रक्चर क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू सुपीरियर, मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, shape of the structure is tall and span of control is narrow. 5 characteristics हैं। Formality in the relationship, formal job description, job title, close supervision and direction from the superior, task specialization, each person focusing on narrow aspect of job, and slow vertical communication as well as decision making. फ्लैट वाइड क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू सुपीरियर, few layers of management, shape of the structure is flat and span of control is wide. और इसकी 5 characteristics हैं। greater delegation of decision making authority to lower level, greater egalitarianism, providing respect on the base of knowledge and skill rather than position in the chart, task flexibility, workers switch from one task to another as demand require, teamwork and coordination, and rapid quick vertical communication as well as decision making. अब कहता है फ्लैट वाइड के 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा क्या है? जब आप मिडल मैनेजमेंट को रिमूव करके इस तरफ आओगे तो इसमें क्या हुई? डाउन साइजिंग। तो डाउन साइजिंग से आपको क्या मिली? कॉस्ट सेविंग। जिससे क्या होगा? कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। दूसरा फ़ायदा है कि ये मोर सूटेबल है फॉर कॉम्प्लेक्स चेंजिंग डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। मीन आजकल की इंडस्ट्री मार्केट क्या है? स्टेबल, स्टैटिक नहीं, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, चेंजिंग, जहाँ पे कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग आपको क्विक चाहिए। तो क्विक के लिए मोर सूटेबल क्या है? टॉल नैरो नहीं, फ्लैट वाइड। तो ये 2 फायदे भी इसके मिलते हैं। फ्लैट वाइड के फायदे क्या हैं? द रीजन वाई फ्लैट वाइड ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन प्रेफर्ड कंसिस्टेंट विद द व्यू ऑफ रोजाबत मोसकांटर। इसने कहा था कि टॉल नैरो से आपको कहाँ पे आना है? फ्लैट वाइड पे आना है। मोर सूटेबल टू रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, बीइंग फ्लेक्सिबल एंड क्विकर देन फॉर्मल एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्यों? इसमें डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन क्या होती है? क्विक होती है। नई इनोवेशन को आपने आए दिन अडॉप्ट करना है तो आपको क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए।
And cost saving, it has been argued that in a tall narrow organization, managers spend too much time managing each other instead of adding value. मीन कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, डिसीजन टॉप मैनेजमेंट कर रही है, काम लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, तो बीच वाले लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग या कम्युनिकेशन, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे. तो अगर हम उनको रिमूव कर दें तो इससे क्या होगी, कॉस्ट सेविंग भी होगी. सो क्या कहता है, इफ मिडल मैनेजर्स डू नॉट ऐड वैल्यू दे शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. और उनको एलिमिनेट करने से क्या होगी, वैल्यू एडिशन होगी. क्यों, कॉस्ट सेविंग हो गई. सो क्या लर्न करना हमें, स्पैन ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन, मतलब क्या हुआ, हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन सुपीरियर. स्पैन ऑफ कंट्रोल दो तरह का होता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल दो तरह का होता है, नैरो एंड वाइड. टॉल नैरो नहीं, वो तो स्ट्रक्चर है. स्पैन ऑफ कंट्रोल दो तरह का है, नैरो एंड वाइड. स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है 5 फैक्टर्स पे. क्या है 5 फैक्टर्स, मैनेजर कैपेबिलिटीज, नेचर ऑफ मैनेजमेंट वर्कलोड, नेचर ऑफ टास्क अंडरटेकन, geographical dispersion, level of cohesiveness of the team. और according to span of control दो types of structure हैं, tall narrow 4.5 characteristics, flat wide 4.5 characteristics. नहीं, flat wide के दो फायदे भी हैं, more suitable for complex dynamic changing business environment, and there is cost saving by removing the middle management who do not add value. There is cost saving by removing the middle management who do not add value. और इसके फायदे दो मसले हैं, किसके, टॉल नैरो के सूटेबल नहीं है कॉम्प्लेक्स डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, और ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है बिकॉज देयर आर मिडल मैनेजर्स हु डू नॉट ऐड वैल्यू. तो क्या लर्न करना है, पूरा का पूरा पेज. आज तक पास में एग्जामिनर ने ये टेस्ट नहीं किया, हमारे लिए छोड़ा हुआ है. इसके चार्ट भी बनवाए जा सकते हैं, टॉल नैरो का चार्ट बनाएं, फ्लैट वाइड का चार्ट बनाएं, चार्ट बनाया जा सकता है. ये फ्लैट वाइड का चार्ट ठीक बना हुआ है, फ्लैट वाइड का चार्ट ठीक बना हुआ है. इसमें एक मसला है क्या, 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे शायद स्पैन 6 से ज़्यादा का है वाइड, तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 5 या एट द मोस्ट 6. तो चार्ट बनाते वक्त हमने ये 6 से ज़्यादा नहीं रखने, अदरवाइज ये फिर इनकंसिस्टेंट हो गया विद लिंडल उर्विक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो उसने कहा था कि मैक्सिमम 5 या एट द मोस्ट कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए. सभी हमारे पास कोई अच्छे 12 मिनट बच गए. 12 मिनट में हमने काम क्या करना है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉल नैरो लर्न करके भी लिखनी है, और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैट वाइड अभी लर्न करके लिखनी है. कोशिश करें ज़रा, यूं समझें कि पेपर में आप गए हो और 12 मिनट हैं और आपको वॉशरूम जाने का चांस मिल गया, और वहाँ पे आपको एक बूटी मिली है जो अभी आपने लर्न करके जाके पेपर में छापना है. क्या ख्याल है, और ये 10 नंबर का पार्ट है, और आपको आता नहीं है, लेकिन आपको चांस मिला है, वॉशरूम में ये बूटी आपके सामने मिल गई, और अभी आपने लर्न करके जाके पेपर में छापना है विद इन 12 मिनट्स. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या करूं, डेफिनेशन, प्रॉब्लम्स, डिफरेंस, चार्ट, एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल खुद से लिखनी आनी चाहिए. टॉल और नैरो स्ट्रक्चर और वाइड और फ्लैट, सर इनमें क्लोज सुपरविजन किसमें होगा? इसमें देखो ना, जब आपके नीचे लोग कम हैं तो आप क्लोजली सुपरवाइज करोगे, जब ज़्यादा हैं तो आप क्लोजली सुपरवाइज नहीं कर सकते. यहाँ भी पॉइंट क्यों, एक डेलीगेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट एज टू मेनी ऑफ द सबऑर्डिनेट. और ये स्पैन ऑफ कंट्रोल वाला भी हाई चांसेस हैं इस दफ़ा इनमें से क्वेश्चन अपीयर होने के. डिविजनल स्ट्रक्चर आज तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, हमारे लिए छोड़ा हुआ है.
मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पास में सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट हुआ है 2015 में, पिछले 4 सालों से टेस्ट नहीं हुआ, हमारे लिए छोड़ा हुआ है। और स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉल नैरो फ्लैट वाइड आज तक कभी टेस्ट उसने किया ही नहीं, हमारे लिए छोड़ा हुआ है। मीन ये तीनों पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कमिंग अटेम्प्ट के लिए। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 मिला के कुछ 20 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें से अभी पिछले पेपर में उसने चैप्टर 3 सिर्फ 6 नंबर के लिए टेस्ट किया। इसमें इस दफ़ा कोई 8-10 नंबर का पार्ट यहाँ से अपीयर होगा। और उसमें ये 3 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और टॉल नैरो फ्लैट वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। कल हमारा कोई टेस्ट हो रहा है चैप्टर 3 का पेज 59 तक, स्टार्ट से लेकर पेज 59 तक। अभी हम क्या कर रहे हैं, 10 पॉइंट लर्न करके अभी लिख रहे हैं। पहले 5 पॉइंट लर्न करके लिखें और फिर नेक्स्ट 5 पे चले जाएं।